लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी, किसी भी कंडक्टर के केस में कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी होती है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी क्रिस्टल में मूव कर रहा है और हर क्रिस्टल में उसके अपने आयंस होते हैं और आयंस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत मैसिव होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। किससे होता रहेगा? क्रिस्टल के आयंस के साथ। और किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मेटल का कोई छोटा सा भी एलिमेंट देखो, टुकड़ा भी देखोगे ना, वॉल्यूम भी देखोगे, तो उसके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली कोलिजन कंटिन्यूसली होता रहता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता रहता है और उस क्रिस्टल के आयंस के साथ भी होता रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है कि जिगजैग होता है? इट इज जिगजैग। ओके क्लास, ये डायग्राम तो पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, कि थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, कॉन्टिन्यूस कॉलिजन होता है, और जिस कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन हमारा कैसा हो जाता है? रैंडम। ठीक है, हाँ जिगजैग मोशन होता है। वेलोसिटी की बात भी करेंगे अभी, उससे पहले ये डायग्राम समझो पहले। क्लास, नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? ओके, अब ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर। हम लोगों ने इस कंडक्टर के इस एंड को किससे कनेक्ट करा? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये तो हमारा वी पॉजिटिव हो जाएगा। और इस वाले एंड को हमने किससे कनेक्ट करा फॉर एग्जांपल? बल्कि एक सेकंड क्लास, डायग्राम के हिसाब से हमने ये वाले एंड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट करा हमने? नेगेटिव टर्मिनल से सेल के। और ये वाले एंड को किससे कनेक्ट करा? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो फील्ड राइट साइड है लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट। कितना लगेगा? Q टाइम्स ऑफ E। F बराबर हो जाएगा, चार्ज कितना है? E स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। और ड्रिफ्ट किधर करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट। फोर्स देखो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा है या अपोजिट लग रहा है? अपोजिट लग रहा है। तो देखो मोशन तो अभी भी रैंडम है, जिगजैग है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ड्रिफ्ट कर रहा है, हल्के हल्के खिसक रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। किस किस एंड पर? पॉजिटिव एंड पर और नेगेटिव? पॉजिटिव एंड। कौन से एंड पर ड्रिफ्ट कर रहा है? पॉजिटिव एंड पर ड्रिफ्ट कर रहा है। तो क्लास होता क्या है कि जब तक इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है तो मोशन तो कर रहा है, वो जिगजैग मोशन है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एंड की तरफ ड्रिफ्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ड्रिफ्ट? क्योंकि उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंडक्टर को बना दूँ इस तरह से, देखो। ठीक है, अब इस कंडक्टर को हम लोगों ने क्या करा? किसी भी सेल से कनेक्ट नहीं करा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा क्लास? ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब ये मोशन तो हाँ मोशन तो ये रैंडम कर रहा होगा इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन चला रैंडम मोशन की वजह से, कोलिजन हुआ आयन के साथ, रुक गया, फिर उठा, फिर चला, रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा इस तरह से। ये इस तरह से जिगजैग मोशन तो कर रहा होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम टी में ये स्टार्ट अगर ए से करा और फिर दोबारा से किधर आ गया, मान लो ए डैश पर, तो तुम ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से ना तो ये राइट साइड मूव करा एक किसी पर्टिकुलर टाइम में, ना ही लेफ्ट साइड मूव करा। मतलब ओवरऑल ड्रिफ्ट कितना है इसका? ज़ीरो। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही मूव करता रहता है जिगजैग। ना तो वो लेफ्ट साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा होता है, ना वो राइट साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा होता है। क्यों नहीं ड्रिफ्ट हो रहा होता? क्योंकि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होता है? क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसको किसी सेल से कनेक्ट नहीं किया है। तो जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम या थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन तो होता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर साइड ओवरऑल ड्रिफ्ट नहीं होता। पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी कौन सी वेलोसिटी क्लास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कितनी कंसीडर करते हैं? 0। एक बात याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग चीज़ है, और थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वजह से जो स्पीड है वो एक अलग चीज़ है, और दोनों की वैल्यूज़ भी अलग अलग होती हैं और दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी क्लास, थर्मल एनर्जी की वजह से कौन सी स्पीड होगी उसकी? रैंडम स्पीड होगी, रैंडम। और पता है रैंडम स्पीड का ऑर्डर होता है 10⁵ बहुत ज़्यादा, 10⁵मीटर पर सेकेंड। और एक और होती है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डायग्राम, अब इस वाले डायग्राम में तुम नोटिस करो, जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया। अब रैंडम मोशन तो उसका हो ही रहा है थर्मल एनर्जी की वजह से, लेकिन ये फोर्स उसको धीरे धीरे किधर ड्रिफ्ट करा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट? अपोजिट। ठीक है, तो इसीलिए हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो हम यही बात बोलते हैं, इट इज द वेलोसिटी विद विच द इट इज द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इनसाइड द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग होती है, जितनी स्पीड से ड्रिफ्टिंग होती है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पता है ऑर्डर कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? एक का ऑर्डर होता है 10⁵ का, और एक का ऑर्डर है 10⁻⁴ का। ठीक है, अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको याद रखना, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ठीक। तो दो तरह की स्पीड हो गई, दो तरह की वेलोसिटी हो गई। एक हो गई हमारी रैंडम स्पीड बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, एक हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम के बारे में तो बात कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या समझना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये 2 पॉइंट हम बोल सकते हैं, दीज आर द पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक के बाद एक होने वाली टक्कर के दोनों पॉइंट्स हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक कॉलिजन के बाद फिर से वेलोसिटी या स्पीड को गेन करेगा, या उसकी टक्कर के फ़ौरन बाद जो स्पीड होगी, मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया u1। इनिशियल थर्मल एनर्जी की वजह से मैंने इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोल दिया? u1। अब देखो, इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया क्लास, यहाँ पर इसके दूसरा कॉलिजन हुआ। ठीक है, इस सेकंड कॉलिजन से जस्ट पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ क्लास, सेकंड कॉलिजन से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने? v1। कितनी मान ली मैंने? v1। ठीक है, और इसमें टाइम कितना लगा? फॉर एग्जांपल t1। t1 की जगह हम बोलेंगे टॉ, जैसे हम टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं ना, टॉ1। ठीक है, इस टॉ के बारे में भी आगे बात करेंगे, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आगे बात करेंगे। उसके बाद अब देखो, ये हमारी पहली टक्कर क्लास, ये वाली, दिस इज आवर फर्स्ट कोलिजन, दिस इज आवर सेकंड कोलिजन, और उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है क्लास? थर्ड कोलिजन। हाँ, तो सेकंड कोलिजन के जस्ट बाद, सेकंड कोलिजन के जस्ट बाद इनिशियल रफ्तार को मैंने बोल दिया u2, और
थर्ड कॉलिजन से जस्ट पहले v2, इसमें टाइम कितना लगा, टू। अब देखो ये कौन सा कॉलिजन है, हमारा थर्ड कॉलिजन है क्लास। ये कौन सा कॉलिजन है, फोर्थ। ये किसका नंबर आ गया हमारा, फोर्थ कॉलिजन, ये वाला। तो थर्ड कॉलिजन के फौरन बाद u3, फोर्थ कॉलिजन से जस्ट पहले रफ्तार v3, और इसमें टाइम कितना लगा, टॉ3, एंड सो ऑन। अब खुद सोचो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे कॉलिजन का टाइम एक जैसा हो सकता है पहला कॉलिजन जल्दी हो गया हो, दूसरा कॉलिजन बाद में हुआ हो। ठीक है, अब अगर मैं फाइनली यहाँ पहुँच जाऊँ, इसको मैंने बोल दिया nth कॉलिजन। ठीक है, तो ये वाली रफ्तार हमारी होगी क्लास un, ये वाली रफ्तार होगी हमारी क्लास vn, और इसमें टाइम लगेगा। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, या उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास इस तरह से कंडक्टर है। ठीक है, अब इस एंड को हमने कर दिया V पॉजिटिव, और इस एंड को कर दिया मैंने V नेगेटिव। समझते हो इसका मतलब तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब क्लास बताओ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट, कितना फोर्स लगेगा, F। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ इलेक्ट्रॉन पर, तो तुम बोलोगे सर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो Q कितना है हमारा यहाँ पर, स्मॉल ई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, देखो ऐसे लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा। क्यों नेगेटिव लिख रहा हूँ क्लास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। और कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, तो एक्सेलरेशन होता है हमारा फोर्स डिवाइड बाई मास। सो माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई क्लास, एक्सेलरेशन की। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो होगा माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम। क्या क्लास में ठीक लिख रहा हूँ, नहीं तो शायद सही लिख रहा हूँ। चलो अब आगे देखो। तो क्लास वो वाला डायग्राम याद है तुम्हें, ये वाला देखो, ये वाला देखो डायग्राम। ठीक, अब देखो, जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons are drifted opposite to applied electric field inside a conductor। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी से क्लास क्या मतलब है, मैं लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी का मतलब वी डी इक्वल्स v1 प्लस v2 प्लस v3 vn। एवरेज का मतलब हम कैसे निकालेंगे क्लास, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। व्हाट इज n, n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉलिजन के लिए लिखूं, जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन हुए हैं ना, एक के बाद एक टक्करें हुई हैं, उसके लिए अगर मैं v1 लिखूं तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्लास सही लिख रहा हूँ ना मैं। ऐसी v2 के लिए क्या लिखूंगा, देखो डायग्राम देख लो चाहे एक बार और। देखो v2 के लिए क्या लिखूंगा, u2 प्लस एक्सेलरेशन और फिर टाइम। ऐसी v3 क्या लिखूंगा क्लास, और कहाँ तक लिखेंगे हम इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन कर लेता हूँ, इनको ऐड कर लूँ सबको, तो क्या लिखूंगा, v1 प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस ए कॉमन ले लूँ क्लास,
अगर ए कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा क्लास? टॉ वन प्लस, सही लिख रहा हूँ ना मैं? अब देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एन, तो ये हो जाएगा हमारा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई एन। ठीक है क्लास, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ऊपर बात करिए। अब देखो क्लास, इस पूरे टर्म को हम जीरो मानेंगे। इस पूरे टर्म को हम इसलिए जीरो मानेंगे क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी थी वो रैंडम थी, और रैंडम वेलोसिटी के केस में तुम्हें पता है वेक्टर पेयर में कैंसिल हो जाते हैं। तो जो थर्मल एनर्जी की वजह से वेलोसिटी होगी उसकी एवरेज वैल्यू हम क्या मानेंगे? ऑलमोस्ट जीरो। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? ए, और इस वाले टर्म को मानेंगे हम, क्या ये तुम्हें दिख रहा है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टॉ को क्या बोलते हैं क्लास? रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या ये उसकी एवरेज वैल्यू लिखी हुई है? ठीक है, अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को यहीं समझो। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टॉ से। So what is tau? It is average relaxation time between two successive collision. Average relaxation time between two successive collision. तो देखो क्लास, यहाँ से VD का फॉर्मूला बनेगा। एक्सेलरेशन कितना निकाला था हमने? तो ये फाइनल फॉर्मूला आएगा हमारा किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है क्लास, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है अपोजिट है? अपोजिट अपोजिट, क्योंकि माइनस साइन है। कैसा साइन है क्लास? माइनस साइन है। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और तो इस बात को यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हो। ध्यान से देखो जरा डायग्राम में। देखो, ये कौन है हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। व्हाट इज पॉइंट नंबर वन? free electron inside a solid conductor can have two motions. It is correct. One is the random motion or thermal motion. Correct. And what is the order of the speed? 10 is to power 5 meter per second. These are the important notes you have to write in your notebook. Second is the drift motion, drift velocity. And what is the speed? 10 is to power minus 4 meter per second. So first point is clear. Now come to second point. Net current due to random motion or thermal motion is zero. ठीक है, याद है हमने थर्मल वेलोसिटी को भी नेट वैल्यू को क्या माना था? एवरेज वैल्यू को इनिशियल जीरो। ठीक है, और जो थर्मल मोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से जो हम करंट की वैल्यू को कंसीडर करते हैं वो भी जीरो होती है। सो वेयर एज नेट करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन इज नॉन जीरो। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमारा कैसा होता है? नॉन जीरो होता है। थर्ड देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन हैव ओनली विच काइंड ऑफ मोशन? रैंडम मोशन। ठीक है, एंड व्हाट इज करंट बिकॉज ऑफ दैट रैंडम मोशन? जीरो। Point number four, in the presence of electric field, free electrons have both motion, random as well as drift. So therefore, current will be zero or non-zero?
non-zero. And this current is because of random motion or drift motion? Drift motion. Can you see fifth point? Drift motion of free electron is opposite to the applied electric field. Correct. Therefore, of the the direction of the current is in the direction of electric field from higher potential to lower potential. ठीक है, सो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस